बहुत पहले मैंने एक डिस्कस किया था इसके बारे में काफी डिटेल में, वो वाली चीजें भी सारी कवर करूंगा और बहुत ही डिटेल में एक पूरा लक्ष्मीकांत का चैप्टर भी आप लोगों को कवर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत का चैप्टर तो अलग है पर लेकिन आप लोग पूरा अच्छे से इसको कवर करिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में, इंपोर्टेंस के बारे में, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम होता है, तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो क्या क्या फाइनेंसिंग जो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। तो एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे एम वेंकैया नायडू जी, तो इनके द्वारा यहाँ पर काफी शानदार स्टेटमेंट दी गई थी 3F को लेकर, यानी कि फंक्शन, इसी यहाँ पर बात की थी फंड, इसी के साथ में फंक्शन और फंक्शनरीज। तो डिटेल में बातें करूंगा, सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कई सारी बातें, कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी। तो यहाँ से तो आप लोगों से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए फोकस होना चाहिए पूरा, ठीक है। जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने हमारे देश की चीजों को देखने की समझ चेंज कर दी, वो था पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रियलिटी में जिसको बोलते हैं ना डेमोक्रेसी, ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी क्या होती है, वो यहां से निकल के आती है। इससे पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, स्टेट गवर्नमेंट बन गई, पर रियलिटी में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया था कि हमारा देश जो है वो गांव में बसता है। और इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा भी, उन्होंने बोला था कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि जो शहरों में हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वही फैसिलिटी हम लोग को गांव में देनी स्टार्ट करनी है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था हम अपने गांव को भी उस लेवल पे डेवलप करके चलें ताकि हमारे गांव में ही सारी चीजें हम लोग को मिलना स्टार्ट हो जाए। तो वो वाली चीजें हम लोग को बेसिकली दिखानी है। वो बेस्ट चीजें होती हैं कि हम लोग अपने सबसे लोअर जो एक ग्राउंड लेवल पर जो एक व्यवस्था है उसको कनेक्ट करके चल रहे हैं, वहां पर उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दे रहे हैं, वहां पर हम लोग उनको अपना कैसे उनको अपना एक चीजों को लेकर चलना है वो बता रहे हैं, और उनको बोलेंगे खुद अपना डिसीजन अपने आप लो। ये कहते हैं बच्चा 12th था फिर ग्रेजुएशन में पहुंच गया, बड़ा हो गया है, और उनको अपने डिसीजन खुद से लेने दो। तो पंचायत को अपने डिसीजन खुद से लेने दो, वो वाली चीज यहां से निकल कर आई। इसी को सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल को, तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया था। 2010 में पहली बार नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया था। एक न्यू पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि पार्ट नंबर 9 आप लोगों को देखने को मिला, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर किया गया, ठीक है। तो 73rd और 74th दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैसे आप लोग यहां पर याद सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज डे के बारे में तो हम लोग याद कर रहे हैं, पर लेकिन म्युनिसिपैलिटी भी आया, शहर को भी ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट करने वाली एक यूनिट मिली। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जाकर देखेगा। और ये देखिए पार्ट 1 जो यहां पर लगा हुआ है ना आप लोगों का, ये इसीलिए लगाया गया आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को पता चले पॉलिटी में पूरा चैप्टर मैंने पंचायत के ऊपर यहां पर कवर कर रखा है, वो भी 2 पार्ट में। सुनने के बाद में अगर पंचायत से आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूट जाए ना, तो मुझे आकर बताना, ठीक है, कि हां सर क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि इस डिटेल में पढ़ा रखा है कि किताबों का इससे बाहर कुछ ही नहीं है। अब वो अपने आप ही बनाने बैठ जाए कोई और क्वेश्चन हवा हवा में, तो अलग बात है, वो सबके छूटेंगे, पर जेन्युइनली जो बात करूं वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटने दूंगा, यानी कि किसी पीछे नहीं रहने दूंगा। अगर आप लोग ये लेक्चर जाकर देखोगे तो ये सारी चीज देखते हैं, 39 मिनट का ये लेक्चर है लगभग, पूरा डिटेल में यहां पर कवर किया 2 पार्ट में मैंने इसको डिटेल में, क्योंकि ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है जैसे क्वेश्चन बनते हैं। टाइटल द पंचायत नाम दिया गया यहां पर 11 शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट इसके अंदर रखे गए, जिसके चलते कैसे कैसे हमारी पंचायत जो है फंक्शन करने वाली है उनके बारे में यहां पर बताया गया। तो ये एक ऐसा डे है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं तो आज ये बोलूंगा, मेरे लिए गिफ्ट होगा, आज पंचायती राज चैप्टर को जाकर आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। मतलब कहने का है कि आप लोगों को एक नई चीज जानने को मिलेगी, ग्राउंड लेवल पर आप लोग कैसे पंचायत के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, वो आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो याद सर्च करना जाकर पंचायती राज सिस्टम बाय वीर, आप लोगों के सामने पूरा लेक्चर खुल के आएगा और फिर देखिएगा आप लोगों को सुनकर भी मजा आएगा, ठीक है। एक जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये आर्टिकल जो है काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ये पंचायती सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताकर चलूंगा। यहाँ पर 3F के बारे में बात की जा रही है। 3F मतलब क्या है, हमारी कंट्री में जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। नॉर्मली एक तो पंचायती राज सिस्टम हो गया और दूसरी हो गया म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी जो ये दो लोकल होती है, जिसको आप लोग पीएम भी बोल सकते हैं, ये 2 लोकल बॉडी जो होती है उनको आप लोगों को प्रॉपर में फंड देना चाहिए, उनके फंक्शन प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि उनके लिए फंक्शनरीज प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं फंड को बोलते हैं निधि, यानी कि फंड बोल दिया, इसके साथ में फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, और फंक्शनरीज यानी कि पदाधिकारी, यानी कि जो यहां पर काम करते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने फोकस दिया तो ही आप लोग जाकर यहां पर इसके अंदर जान फूंक पाओगे, उनको जिंदा बना पाओगे। ये यहां पर हमारे देश में बातें करनी चाहिए, इसी के ऊपर यहां पर पीआईबी के अंदर पूरा आर्टिकल कवर किया गया, और ये सारी बातें बोली हैं हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो समझते हैं कई सारी बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 3F को इंप्रूव करने की यहां पर बात की गई है। तो एक यहां पर इनोग्रेटिंग नेशनल स्टेक, जो यहां पर नेशनल जो बेसिकली स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक लाइन लिखी हुई है यहां पर, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, सीधे साधा क्वेश्चन बनेगा। तो ये पंचायती राज जो मिनिस्ट्री हमारे देश में उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, और यहां पर अर्ज किया गया यूनियन गवर्नमेंट से कि वेरियर स्टेट गवर्नमेंट से दोनों से मिलकर कि आप लोग 3F पर फोकस करें यहां पर, ताकि जो जिला परिषद टू पंचायती राज सिस्टम है उसको हम लोग फिर से रिवाइटलाइज किया जा सके। रिवाइटल सुना आप लोगों ने, जिस तरीके से रिवाइटल खाओ और जान पाओ, ठीक है, जान मतलब एनर्जी पाओ, और इसके साथ में रिजुविनेट यानी कि फिर से जिंदा करो और इंपावर करो लोकल बॉडीज को, ये बातें यहां पर बोली गई। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आज की डेट में पंचायती राज मिनिस्टर कौन है हमारे देश में, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। बाकी मैं आप लोगों से यहां पर कुछ बातें करूंगा जो कि आप लोगों को पॉइंटों में समझनी है, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं यहां पर अपनी कंट्री के जो आप लोग फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, और कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम सर का देखने को मिलता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह बोला गया था कि अगर एक ऐसा गांव जिसमें अगर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं
उस गांव को आप लोगों को पावर देनी चाहिए कि उस गांव के लोग जो हैं वो अपने आप को अपने आप से गवर्न कर सकें, अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव लेकर आ सकें और खुद पावर हो उनकी, अपने आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को वो डिसाइड कर सकें और एक छोटे से गांव की कम्युनिटी जो है वो अपने आप सेल्फ इंपावर रहे, अपने डिसीजन अपने आप ले सके। इससे क्या होगा? इससे होगा हम लोग गांव गांव में पहुंचेंगे। अगर गांव गांव की यूनिट जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हमारा देश जो है वो अपने आप एक अच्छा देश बन जाएगा। यही उदाहरण आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली कोविड-19 के टाइम पर। गांव जो है वो सामने निकल कर आए, उन्होंने अपने डिसीजन लिया। मैंने बताया था मेरे गांव में जाने के लिए मेरे गांव में जाने के लिए 3 रोड है, मतलब 3 डायरेक्शन से रोड आती है। एक तो डायरेक्ट मेरी तहसील के साथ में कनेक्ट करता है, दूसरा जो है एक रोड दूसरे गांव के थ्रू होकर आती है और एक और रोड है वो तीसरे गांव के थ्रू होकर आती है। ठीक है, तो जो मेन रोड है वो तहसील के साथ में कनेक्ट होकर चले, समझ में आता है। पर लेकिन जो 2 अलग से रोड आती है मेरे गांव में, उन 2 अलग अलग गांव वालों ने दूसरे गांव तक लोग जाने और आने के लिए गांव पर बैरिकेड लगा दिया कि वहां पर अब जो है कोई भी बाहर का इंसान जो है वो यहां से अंदर नहीं जाएगा। यानी कि कोविड-19 के चलते उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर कोई शहर से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, वो अब गांव के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो इसकी वजह से मेरे गांव में जाने का बस एक रास्ता बचा, जो कि था तहसील वाला रास्ता। तो ये गांव के लेवल पर एक तरीके से क्यों इस तरीके के स्टेप उठाए गए? क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि शहर में से कोई भी कोविड-19 के केस लेकर गांव में आए और दुनिया भर के लोग जो है वो गांव में पहुंचे। इसीलिए कोविड-19 की सेकंड लहर जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक रही, क्योंकि पहली लहर में जो गांव बच गए थे वो दूसरी लहर में गांव को अपने चपेट में लेकर चले गए, क्योंकि लोग जो है वो गांव में जाकर बच गए डर के मारे। जो आज तक गांव में नहीं गए थे वो भी गए, कुछ तो यहाँ पर डर के मारे गए, कुछ यहाँ पर मौका मिल गया कि चलो गांव में भी जाकर थोड़े दिन रहते हैं, ठीक है, जिनको कभी टाइम नहीं मिलता था। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रीजन थे लोगों के, और कुछ को जॉब चले गए तो उनके लिए मजबूरी बन गया गांव में जाना। तो अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग तरीके से गए। तो उस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गांव में भी चीजें पहुंची और गांव में पंचायती राज सिस्टम ने उसको काफी बखूबी टैकल भी किया। तो इसलिए बोला जाता है कि पंचायतों को हम लोग को इंपावर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पर जो डिवीजन होता है फिर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। एक हो गया यहाँ पर बेसिकली रूरल जो गवर्नमेंट बनती है और दूसरी अर्बन, यानी कि गांव वाली गवर्नमेंट और शहर वाली गवर्नमेंट। गांव वाली में जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता है, ब्लॉक बनता है, पंचायत समिति, और विलेज जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें ग्राम पंचायत होती है, जिसके थ्रू आप लोग प्रधान चुनते हैं। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और सिटी जो काउंसिल होती है, इन दोनों के लिए पॉलिटी के अंदर अलग अलग पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों से चैप्टर बना रखे हैं। ठीक है, अगर देखोगे तो सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर, अगर इसको हम लोग ढंग से इंप्रूव करके चल रहे हैं, इसको हम लोग ढंग से लेकर चल रहे हैं, तो सारी दिक्कतें हमारी दूर हो जाएगी। ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो गांधी जी के विजन को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी एक कनेक्टिंग बात है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। हमारी कंट्री में जब 10th फाइनेंस कमीशन आया था, ये कौन थे इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आप लोग बताएगा, उसने बोला था कि 100 रुपए पर कैपिटा पर एनम के हिसाब से यहाँ पर देने चाहिए। यानी कि हर एक इंसान जो गांव में रहता है उसके हिसाब से 100 रुपए हर एक इंसान के हिसाब से यहाँ पर बेसिकली गांव में जाने चाहिए, अगर आप लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए। यानी कि एक गांव में अगर 100 लोग हैं, ठीक है, उस गांव में अगर 100 रुपए पर इंसान के हिसाब से दे तो उस गांव को 10,000 रुपए मिल गए। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो उस गांव को कितना पैसा देना है, उस गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से देना चाहिए। ये 10th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 100 रुपए पर, लेकिन अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन के जब द्वारा बातें बोलेगी तो ये जो रुपया बढ़कर हो गया 674 रुपए पर कैपिटा पर एनम हो गया। एक साल की बात कर रहा हूं। तो ये अब यहां पर हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये बोला गया कि ये जो पैसा जाना चाहिए डायरेक्टली ये गांव के लेवल पर पहुंचना चाहिए और इसको उसी तरीके से यहां पर लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि यहां पर एक डेवलपमेंट हो सके गांव के लेवल पर डायरेक्टली, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इंसान जो है वो खुद से डिसीजन ले पाएगा और ज्यादा बेटर तरीके से काम यहां पर कर पाएगा। जैसे मैंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो सबसे पहला गोल रखा गया है वो है गरीबी, यानी कि पॉवर्टी को मिटाना, दूसरा है भुखमरी को मिटाना। और ये 2 चीजें अगर मिट जाए इंसान की तो उसकी हेल्थ अपने आप और पढ़ाई अपने आप अच्छी हो जाएगी, और ये तभी यहां पर जेंडर इक्वलिटी आएगी और साफ सफाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो स्टार्टिंग गोल है ना, ये एक दूसरे के साथ में इतने ज्यादा कनेक्टेड है जैसे मैं और आप आपस में हम लोग कनेक्टेड है। ठीक है, दिल से कनेक्शन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो 70% जो इंडिया और जो रूरल रहता है हमारे देश का जो जनता रहती है, 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर मैं बात करूं लगभग 70% यानी कि 68.84% लोग आज की डेट में भी गांव में रहते हैं। तो अगर गांव हम लोगों ने सस्टेनेबल बना दिया, सस्टेनेबल मतलब इतना सारी चीजें हम लोग यूज करें, उसको इस तरीके से यूज करना है ताकि हम तो यूज करें एंजॉयमेंट के साथ में, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ छोड़कर जाएं। तो वो वाली चीजें आप लोग यहां पर देखनी पड़ेगी। तो पंचायती लेवल पर इस तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा और उसी को फोकस देकर चलने की बात यहां पर की जा रही है। तो बिगेस्ट जो गोल यहां पर है, एक तरीके से कंट्री को पॉवर्टी फ्री बनाना, यानी कि गरीबी हटानी है। जो भी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि गांव में ज्यादा गरीब लोग रहते हैं एज कंपेयर टू शहरों के, ये बातें मैंने बताई थी और ये बड़ी फेवरेट स्टेटमेंट बन जाएगी यूपीएससी की जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे। यूपीएससी हमेशा आप लोगों से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछती है कि आप लोग सोचते कैसे हो, आप लोग गांव से आ रहे हो इंटरव्यू में जाकर बैठ गए, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे गांव के बारे में कितना समझते हो आप लोग, देखे तो सही, या वैसे चिल्लाते हम लोग गांव से रहते हैं। तो गांव के बारे में रहने का मतलब नहीं कि गांव से रहते हैं, पता भी होना चाहिए गांव में चल क्या रहा है और देश में गांव की क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप लोग को आगे चलकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है। तो अगर आप लोग वही नहीं समझ पाओगे तो गांव में रहने का मतलब क्या हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का क्या मतलब हो गया। तो आप लोग को जागरूक भी रहना है, ये मांगता है यूपीएससी आप लोग से बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो गरीबी कैसे मिटानी है, तो बेसिकली वही बात है कि अगर आप लोग उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देखो, उनको पीने का पानी मिलना चाहिए, अपने आप से वो इंप्लीमेंट जनरेट कर सकें, प्रॉपर वे में ऐसा ढांचा बना सकें, और खासकर गर्ल्स के ऊपर भी और बॉयज के ऊपर भी जो यंग जनरेशन होती है उनको एजुकेशन के ऊपर फोकस देना है। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग काफी हद तक लोगों तक पहुंचाकर उनको इंपावर कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री में एजुकेशन किसी को नहीं दे सकते तो कम से कम अफोर्डेबल एजुकेशन बना दो ताकि लोग जो है ज्यादा पैसा न पे करने वाले भी उनको बेसिकली उस एजुकेशन को ले सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री में अगर एक तरीके से चीजें दी गई तो किसी न किसी के टैक्स की मनी होगी यहाँ पर, और फ्री में अगर किसी को दे दी तो उससे कई बार ये लगता है कि इंसान जो है मिल गई इसको
यूज नहीं कर रहे, इससे किताबें कईयों को फ्री में मिल गई, ठीक है, खोल के नहीं देख रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन वही किताब अगर खरीद कर लेकर आता 500-600 रुपए लगाकर, तो इंसान बैठ कर उसको पढ़ता, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा रखा है। सेम पानी के साथ में आप लोग देखते हैं, इसलिए बार बार बोला था कि इन चीजों के ऊपर इस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कराना है ताकि उनको लगे खाना देना है लोगों को। अगर वो 50 रुपए की थाली आती है, 50 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो 5 रुपए की दो, पर लेकिन उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए कि वो थाली जब खरीदेगा इंसान तो बोलेगा कि अपने पैसे देकर खरीदिए, तो उसको खाएगा, उसको पचाएगा भी, उसकी बॉडी पे भी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई खैरात में दे रहा है उसको। तो ये होता है बेसिकली, और लोगों को इसीलिए बोलते हैं। अगर मॉडल की बात करें, जब यहां पर सिंगापुर के अंदर ये बोला गया, एक स्टडी की गई, मैं बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टडी है। सिंगापुर के अंदर ये बोला गया क्या लोगों को मिनिमम बेसिक इनकम देनी चाहिए, क्यों कुछ ना करे बस उनको इनकम मिलती रहे, तो मैक्सिमम लोगों ने मना कर दिया लेने से। रीजन पता है क्या था? उस पे यहां पर ये दिख रहा था कि वो एक तरीके से खैरात में बांटी गई चीज थी, लोग काम करना छोड़ देंगे, अभी लोग पेट के लिए कमाते हैं, तो कम से कम इतना करना चाहिए कि लोगों को इनकम न देकर आप लोग डायरेक्ट उनको जॉब दो, ताकि वो अपने आप कमाकर अपने आप खाएं भी और आप लोगों को टैक्स भी दे। तो पहले वाला सही है कि फ्री में दे दो उनको, या फिर दूसरे वाला ज्यादा बेटर है कि उनको अफोर्डेबल बनाओ और उनको काम दो ताकि वो अपने आप खरीद सके और अपने आप पे कर सके। हमारे देश में किसानों के साथ में क्या करते हैं, उनको फ्री में लोन बांटते रहते हैं, पर लेकिन उनकी फसल का दाम उनको नहीं देते हैं। उनको एग्रीकल्चर में जो सिंचाई चाहिए वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उनको जो बीज चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। क्या कर दिया, बस पॉलिटिशियन हमारे देश में जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो आते सबसे पहले बोला किसानों का लोन माफ कर दो, ठीक है, पता है अच्छी खासी वोट मिल जाएगी, पर लेकिन हम लोग सीधे हैं ना, हम लोग ये चीज समझते नहीं कि वो कहां खेल रहा है, हमारे ही पैसे हम ही को दे रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर की मनी अपने जेब से तो लाने, कोई पॉलिटिशियन के घर में थोड़ी पैसे छापने की मशीन लगी हुई है, हमारा ही पैसा हमको दे रहा है और हमको ही हमारे से वोट ले रहा है, ये बोलकर कि तुमको फ्री में दे रहे हैं। तुम कौन भाई पैसे के, तुम ऐसे कहां से पैसे लेकर आ रहे हो, हमारी पैसा फ्री में कहां से दे रहे हो तुम, जनता का टैक्स की मनी है ना, और आप लोगों को लगता है आप लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। तो जो इंटरनेट से आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं ना, ये मोबाइल भी आप लोगों ने रिचार्ज किया, इसके ऊपर भी टैक्स दे रखा आप लोगों ने, ठीक है, एक एक चीज के ऊपर आप लोग टैक्स पे करते हो, तो फ्री में कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को यहाँ पर, बस आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आप लोगों को फ्री में देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं से आप लोगों से चीजें जो है वो वसूलने की कोशिश की जाती है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग बोलने लगो सर फ्री में लेक्चर आप लोग वही बात आती है, एक बच्चा कह रहा है सर बोलते तो आप फ्री में लेक्चर दे रहे हैं, ये भी फ्री में नहीं है यार, ये कॉस्ट है इस लेक्चर की बहुत बड़ी, बस मैं आप लोगों से अपनी कॉस्ट नहीं ले रहा हूं, ठीक है, मैंने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है, ये लेक्चर फ्री में नहीं है, क्योंकि अगर ये लेक्चर कोई और पढ़ा रहा होता वो पैसे ले रहा होता, तो यहां पर उसको फ्री में मत सोचो, ये सोचो कि बहुत अच्छी चीज आप लोगों को मिल रही है, लागत नहीं देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब फ्री में मत समझो, उसको समझो बहुत महंगी चीज आप लोगों को मिल गई है। इस तरीके से देखो ना, आप लोगों को उसको एंजॉय करने में मजा आएगा। आप लोग सोचो कोई किसी ने आप लोगों को डायमंड दे दिया और बोलो कि ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो ये वो कहोगे कि डायमंड फ्री का है, फ्री का नहीं, डायमंड कीमत है भाई साहब उसकी करोड़ों रुपए। तो उस तरीके से उस चीज को देखो, लेक्चर को ये मत देखो लेक्चर फ्री के, ये देखो कितनी कीमती चीज आप लोगों को दे रखी है, एज ए गिफ्ट है आप लोगों के लिए, इट्स नॉट फ्री, ठीक है। फ्री का मतलब है कि हाँ बस खैरात में मिल गया ऐसे, और कोई कहीं भी उठा के फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको आप लोग को समझना पड़ेगा, उससे आप लोग चीजों की अहमियत समझ पाओगे। माँ बाप का प्यार फ्री में मिल रहा है, फ्री में है वो भाई साहब, जैसे तैसे अपना जिगर काट कर जिंदगी कैसे कैसे कर वो आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग बोल रहे फ्री में मिल रही है, मम्मी पापा की चीजें फ्री में नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी गवा दी उसके पीछे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आप लोगों को उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल पाओगे। तो यही बातें मैं आप लोगों के साथ बोलना चाह रहा हूं, यहां पर चीजें कनेक्ट करनी है, तो लोगों को उस तरीके से उनके पैरों पर खड़ा करो ताकि वो अपने आप से चीजों को समझ सके और आप लोग उनसे यहां पर एक तरीके से देश को डेवलपमेंट की ओर भी लेकर चल सको, ना कि फ्री में इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कराना, ठीक है। आप लोगों की क्या है इसके बारे में जरूर बताएगा। अब ये जो बात बोली गई इनके द्वारा, ये हार्ट टचिंग बात है, यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि अभी अगर पंचायत लेवल पर आप लोग जाकर काम करोगे, 31.6 लाख लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है गांव वाले एरिया में, जो भी यहां पर लोग जो इलेक्टेड होकर आए हैं रूरल वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में 46% वहां पर आप लोग को वुमेन देखने को मिलेगी। ये अलग बात है कि वहां पर गांव में प्रधान होता है बेसिकली महिला, उसके हस्बैंड जो होते हैं वो चला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम पर काम हो रहा है, तो वहां से एक जागरूकता बढ़ रही है और कई सारी जगह महिला अच्छा काम भी कर रही है, कई सारी ऐसे प्रधान भी आप लोगों ने देखी होगी जो पढ़ी लिखी लड़कियां प्रधान बन रही है, ठीक है। तो वो एक तरीके से डेवलपमेंट भी लेकर आ रही है ग्राउंड लेवल पर। तो जो गांव वाले एरिया में यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट का ये एक नया काम स्टार्ट किया है, ये आगे चलकर सेंट्रल स्टेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी बड़ी बात है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो इसके चलते आने वाले टाइम में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि सबको इंक्लूड करके चले, यानी कि ना कि एक अकेले इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके चलते जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, उनमें गरीबी को मिटाना है, हेल्थ को रखना है, बच्चों के लिए अच्छी सोसाइटी बनानी है, एक ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, गांव को भी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट हम लोग को करना है, वो सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे और यही काम हम लोगों को करना है, इसी के ऊपर फोकस देकर यहां पर चलना है, ठीक है। वैसे अगर पंचायती राज सिस्टम इवोल्व कैसे हुआ, तो बलवंत राय मेहता कमेटी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसने बोला था थर्ड टायर सिस्टम होना चाहिए, और यहीं से थर्ड टायर सिस्टम हमारे देश में निकल कर आया था पंचायती राज सिस्टम का। अशोक मेहता कमेटी के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला 2 टायर सिस्टम, जीवी राव कमेटी और इसी के साथ में एल.एम. सिंघवी कमेटी, इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा बोला गया कि संवैधानिक रिकॉग्निशन दो पंचायत को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है, तो संविधान के अंदर पंचायत को आप लोगों को लेकर चलना है। आप लोगों को ये बातें सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात बोल दी, लेकिन सोच के देखो, अगर आप लोगों को संविधान के अंदर में किसी चीज को लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, और उसी संविधान में संशोधन करके जब आप लोग चीजों को लेकर आते हो, तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट अगर वो चेंज हो जाती है, कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो वो गवर्नमेंट जो है उस चीज को चेंज नहीं कर पाएगी, वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा 1000 बार उस चीज को चेंज करने के लिए। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि कितनी बड़ी बात यहां पर होती है। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में पंचायतें नहीं थी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाद में हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, बाद में हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम को लाया गया है, अलग अलग तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख पा रहे हैं। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
अलग अलग जो हमारे देश में गवर्नमेंट थी उनके द्वारा यहाँ पर रोल प्ले किया गया, जैसे राजीव गांधी जी, वीपी जो सिंह जी थे, इसी के साथ में नरसिम्हा राव जी थे, अलग अलग बिल यहाँ पर लाए गए, तब जाकर यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया 1992 में, और फिर 24 अप्रैल 1993 में पंचायत हमारे देश में आई, जहां से हम लोगों ने पंचायती राज डे के बारे में यहाँ पर बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट जो डे होता है वो यहाँ से निकाल कर लाया गया, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, तो ये बेसिक चीजें भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। हालांकि ये पूरा लेक्चर है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये उसी लेक्चर की क्लिप है जो मैंने आप लोगों को देखने के लिए बोला है, तो इसको आप लोग जरूर देखेगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल 40, ये याद रखेगा कि हमारे देश में पंचायत होनी चाहिए, ये बोल दिया गया था संविधान के अंदर में, यानी कि एक तरीके से विलेज पंचायत होनी चाहिए हमारे देश में, ये संविधान के अंदर बोला तो गया था पर लेकिन लिखी नहीं थी। उन्होंने आने वाली गवर्नमेंट को काम दे दिया कि सारा काम हम ही करके जाएंगे, तुम लोग क्या करोगे। ये बिल्कुल वही बात है, मैं आप लोगों को पढ़ा के चला गया, आप लोग बैठ के रिवीजन करो। आप लोग चाहते भी हो कि पेपर में ही देगा हूं, तो फिर आप लोग क्या करोगे, ठीक है। फिर तो जॉब की सैलरी मैं ही लूंगा सारी, ठीक है, क्योंकि मैं ही पेपर दे रहा हूं ना, मैं ही पढ़ा रहा हूं, सारे काम मैं ही कर रहा हूं, तो फिर सैलरी तो मुझे मिलेगी ना सारी वो, ठीक है। फिर मैं अपने हिसाब से सबको सैलरी दूंगा, जिसको एक तरीके से पढ़ना है उसकी फीस भरूंगा मैं, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। मैं एंजॉय करूंगा सैलरी को अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब ये संविधान बनाने वालों का, यह संविधान हम लोग बना रहे हैं, इतनी बड़ी सौगात आप लोग को दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी देखो आप लोग क्या कर सकते हो, तो वो चीजें यहां से निकल कर आई। तो 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये ऐड किया गया, ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर याद रखना है। 29 सब्जेक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, और ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया ये सारे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था यहां पर ये जो आर्टिकल 40, क्योंकि आप लोगों को पता है पार्ट 4 के अंदर में यहां पर ये सारी चीजें रखी गई हैं। और पार्ट 4 आर्टिकल एक पार्ट 3 के बारे में आप लोगों को बताया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये तो आप लोग रट चुके हो। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हो। तो यहां से हम लोगों ने चीजें निकाल कर लेकर आए, जो कि आप लोग समझ सकते हो आज के में शानदार तरीके से अपना काम कर रही है। इतनी बात मैंने आप लोगों को जब पढ़ाई दी है, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो है वो किस राज्य में इंप्लीमेंट किया गया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। बाकी कुछ फीचर भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, जो 3 टायर सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स है, थोड़ा इसको देख लेना, ज्यादा मतलब एक तरीके से घुसना तो नहीं है, पर हाँ एक हल्का हल्का सा ओवरव्यू आप लोग होना चाहिए। ये तो बताना है कहां पर पंचायती राज सिस्टम पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोग को आंसर देने हैं। कौन सी कमेटी थी जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई है यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, अभी डिस्कस किया जस्ट 1 मिनट पहले, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को आंसर देना है। तो देखता हूं कौन सा आंसर इसका देता है, ठीक है, बताइए। पंचायती राज सिस्टम को यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, या फिर जीवी राव कमेटी, या फिर एलएम सिंघवी कमेटी। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है, बताइए क्या सही आंसर। सही आंसर यहाँ पर डी, जो कि आप लोग रखना है यहाँ पर एलएम सिंघवी कमेटी, यहाँ पर जिसके द्वारा बोला गया था कि पंचायत को संवैधानिक स्टेटस यहाँ पर दे देना चाहिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1993 में कि हमारी कंट्री में पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। तो कहां से निकाल कर लेकर आए थे इसको, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 55। सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसको आप लोगों को मैंने भी बताया यहाँ पर कि आर्टिकल 40 जो है वो यहां से निकाल कर लेकर आए। तो पूरा